हेलो एवरीवन। आज से हम 8 कहानियों की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। हर कहानी 2 पार्ट में होगी। आज जो सबसे पहली कहानी आप सुनने वाले हैं उसका नाम है प्रायश्चित। इसका पहला पार्ट आप इस वीडियो में सुनेंगे और दूसरा पार्ट अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कहानी सुनकर आपको कोई पार्ट अच्छा लगे और हमें बताएं, अपना फीडबैक दें। कॉलेज शुरू हुए 1 महीना हो गया था। एक दिन अचानक क्लास में एचओडी एक लड़की को लेकर आए और बताया कि उसने अभी अभी एडमिशन लिया है। किसी प्रॉब्लम की वजह से वो जल्दी नहीं आ पाई थी। उनके साथ लड़की के पिता भी थे, जो कि देखने में ही बड़े स्ट्रिक्ट लग रहे थे। टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसकी मदद करने की हिदायत देकर वो वापस चले गए। सबकी नजरें उस पर थीं, और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो न्यू एडमिशन थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो इस मॉडर्न प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बुर्का पहन कर आई थी। वो लड़की पूरे वक्त नजरें नीचे करे खड़ी थी। एचओडी के जाते ही वो नजरें नीचे करे करे एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। जाते वक्त उसके कानों में किसी लड़के की आवाज पड़ी, ये यहाँ क्या कर रही है यार, इसको तो किसी मदरसे में एडमिशन लेना चाहिए था। उसके बैठते ही टीचर ने उसे इंट्रोडक्शन देने को कहा, तो वो खड़े होकर बोली, सर माय नेम इज मारिया खान, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। मुरादाबाद? तो फिर यहाँ कैसे? एक्चुअली सर मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो गई है। ओके, सिट डाउन एंड यस आई हैव टोल्ड एवरीवन टू मेंटेन अ ब्लॉक, यू शुड आल्सो डू द सेम। बट सर मेरे पास मोबाइल या कंप्यूटर नहीं है। ओके। बात आगे बढ़ पाती उससे पहले ही रिसेस हो गया। 5 लड़कियां जगह से उठी और मारिया के पास आईं। सबने हाथ मिलाते हुए अपना अपना नाम बताया, नेहा, सना, सीमा, गुलशन, रीना। वो लोग बातें करने लगी, उसका हालचाल पूछा और लंच ऑफर किया। उन लोगों के बहुत इंसिस्ट करने पर उसने आलू के पराठे का एक निवाला ले लिया। उसे खाने के लिए उसने अपना नकाब उठाया। नकाब उठते ही क्लास में जितने भी लड़के मौजूद थे सब उसकी तरफ देखने लगे। उसे बेइंतहा अजीब लगा। उसने एक झटके से निवाला मुंह में रखकर नकाब गिरा दिया। वो अपने पिता या भाई के साथ ही कॉलेज आया और जाया करती थी। बात उसकी सब लड़कियों से होने लगी, पर सना और रीना उसकी दोस्त बन गई। लड़कों की तरफ तो वो देखती तक नहीं थी। कोई लड़का कोशिश भी करता तो वो सना या रीना से कहलवा देती कि मुझे कोई बात नहीं करनी। एक दिन सना ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, वो किसी लड़के से बात क्यों नहीं करती, तो उसने मजहब का हवाला देकर उसका मुंह बंद कर दिया। सना और रीना ने उससे मोबाइल के बारे में भी पूछा, तो उसने कहा मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, उनको लगता है मोबाइल से लड़की बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं दिया। अरे वो तो हमारे घर वालों को भी लगता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोबाइल ही ना दे। तुम कॉलेज में हो अब यार, रीना बोली। डजंट मैटर, मुझे चाहिए भी नहीं मोबाइल, पर हमें तुमसे बात करना हो तो, और कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सब हैं, बस तुम ही नहीं हो। इस बार सना बोली, कॉलेज रोज आती हूँ ना, यही बात करो, और जब कॉलेज खत्म हो जाएगा तब अल्लाह मालिक। मारिया हमेशा ऐसी बात करती थी कि सना और रीना कुछ बोल नहीं पाती थी। वो हमेशा सीरियस रहती थी, कभी मुस्कुराती तो बहुत बड़ी बात समझो। वो दोनों उसे एक अच्छा दोस्त मानती थी, पर उसका रवैया उनके समझ में नहीं आता था। किसी लड़के से बात ना करना, मोबाइल इस्तेमाल ना करना, कहीं बाहर घूमने ना जाना, क्लास में भी नकाब लगाए बैठे रहना। वो बस खाना खाने के लिए नकाब उठाती, और वो भी ऐसे कि कोई लड़का ना देखे। उसकी घर और कॉलेज के अलावा तो कोई जिंदगी ही नहीं थी। कुछ वक्त बीत चुका था। एक दिन लेक्चर के बीच में उनके टीचर मोहित ने वीर और अमर को खड़ा किया और उनको बताया कि उन दोनों की अटेंडेंस 75% से कम है, इसलिए उन्हें आने वाले यूनिट टेस्ट देने को शायद नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर अमर बोला, अरे सॉरी सर, गलती हो गई, प्लीज इस बार देने दीजिए, अगली बार सबसे सही रहेगी हमारी अटेंडेंस। तुम्हें कुछ नहीं बोलना वीर। जी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, अगली बार से सही रखेंगे। वीर ने अमर की ही बात दोहरा दी। मोहित बच्चों से मजाक करता ही रहता था, इसीलिए वो बोला, अच्छा चलो तुम्हारे क्लास वालों से ही पूछ लेते हैं, क्या करें इनका, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बच्चे बोलने लगे, अरे माफ कर दीजिए सर, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। लगभग सारे ही स्टूडेंट्स यही बात अपने अपने तरीके से बोल रहे थे। एक दो लोग मजाक में अरे मार दिया जाए, मार दिया जाए, ये भी कह रहे थे, मगर मारिया बिल्कुल चुप बैठी थी।
मोहित ने मारिया से पूछा तो सबको लगा कि ये तो खड़े होकर गर्दन झुकाकर बस इतना बोलेगी कि माफ कर दीजिए और बैठ जाएगी। वो खड़ी हुई और अपनी झुकी हुई गर्दन और नजरों के साथ बोली, हर गलती की माफी नहीं होती, कुछ गलतियों की सिर्फ सजा होती है। और वैसे ये भी देखना पड़ता है कि गलती करने वाला है कौन। अगर लड़का है तो माफ कर देना चाहिए और अगर लड़की है तो सजा जरूर देनी चाहिए। हंसी मजाक का माहौल एकदम से थम गया। एकदम सब अजीब नजरों से उसकी तरफ देखने लगे। रीना ने उसका हाथ खींचकर उसे बैठा लिया। मारिया लोगों की नजरों में दिन प्रतिदिन और अजीब होती जा रही थी। लड़के तो उसके पास भटक भी नहीं सकते थे और लड़कियां भी अब उससे दूरी बनाने लगी थी। सिर्फ सना और रीना से ही उसकी बात ढंग से होती थी। पहला सेमेस्टर ऐसे ही निकल गया। उसके इतने अजीब होने का वो दोनों पता नहीं लगा पाई। एक दिन रीना नहीं आई थी तो सना ने मारिया से संजीदगी से पूछा, तुम मुझे दोस्त मानती हो? बेशक। तो कुछ बताती क्यों नहीं? क्या नहीं बताती? वो तो तुम जानो, पर कुछ तो है जो तुमने अपने दिल में दबा रखा है। दिल की बातों का दिल में रहना ही बेहतर होता है। नहीं, जो बात आपको अंदर से खा रही हो उसे दोस्तों से कह देना ही बेहतर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अंधी और बेवकूफ लगती हूँ? अरे मारिया, तुम्हारी शक्ल पर लिखा है कि कोई तो बात है, तो पढ़ लो। अरे यार देखो, दोस्त मानती हो तो सही से बताओ, वरना मैं भी नहीं पूछूंगी आज के बाद। और नहीं बताओगी तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम नहीं मानती मुझे कुछ दोस्त वोस्त। तुम सेंटी क्यों हो रही हो यार सना? बिकॉज आई हेटेड कि मैं अपनी हर बात शेयर करूं और तुम जरा सा भी कुछ ना बताओ। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे वीर अच्छा लगता है और उसे बॉयफ्रेंड बनाने का सोचती हूँ। मैंने तुम्हें ये भी बताया कि मेरे घर वाले मेरी ग्रेजुएशन पूरी होते ही शादी करा देना चाहते हैं। पर मजाल है जो तुम कुछ भी बताओ अपने बारे में। ऐसी कोई दोस्ती नहीं होती यार। फ्रेंडशिप इज अ टू वे थिंग। ओके सना, आई नीड टाइम। टाइम किस लिए? सोचने के लिए कि तुम्हें बताऊं या नहीं। What? तुम सीरियसली अजीब हो यार। सना को गुस्सा भी आ रहा था और इरिटेशन भी हो रही थी, पर मारिया ने उसके बाद इस बारे में बात नहीं की। कॉलेज पूरा करके दोनों अपने अपने घर चली गई, पर दोनों बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। मारिया समझ नहीं पा रही थी कि सना से क्या कहे और सच बताए भी तो कैसे बताए। और सना बस इसी सोच में थी कि मारिया इतनी अलग, इतनी अजीब क्यों है और क्या वो उसे अपनी परेशानी बताएगी भी या नहीं। अगले दिन सना ने पूछा नहीं था, पर मारिया बताने को राजी हो चुकी थी। उस दिन रीना भी आई थी तो उसने भी जानने की उत्सुकता दिखाई। क्लास में बताना उसे सही नहीं लगा, इसलिए तीनों मारिया के कहने पर रिसेस होते ही कैफे गई। हालांकि मारिया को तो पता ही नहीं था कि कैफे है कहाँ, क्योंकि वो पहली बार जा रही थी। सना और रीना के साथ कैफे पहुंचकर मारिया ने बताना शुरू किया, मैंने 12th मुरादाबाद से किया है। पहले हम वहीं रहते थे। वहाँ मेरी फैमिली का बिजनेस था, जिसे मेरे अब्बू और 2 बड़े भाई मिलकर चलाते थे। मेरी फैमिली हमेशा से रिलीजियस रही है, पर उस वक्त मैं सिर्फ एक स्कार्फ बांधा करती थी। मेरे पास मोबाइल भी था, दोस्तों से कभी कभी मिल भी लेती थी। सब कुछ सही था। और फिर एक दिन मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। फैजान दिखने में सबसे अच्छा ना सही, पर पढ़ाई और आदत मिजाज में बेहतर था। 11th से क्रश था मुझे उस पर, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। उसने न जाने क्यों 12th शुरू होते ही मुझे प्रपोज कर दिया। मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। मैं बस उससे स्कूल में ही मिलती थी, डर के मारे कभी बाहर नहीं मिली। स्कूल टाइम में उसने एक बार मुझे किस किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पर घर पहुंचकर अम्मी अब्बू का चेहरा देखा तो बहुत बुरा लगा कि मैंने ये क्या कर लिया। ये जिना है और जिना गुनाह है। उसके बाद से मैंने उसे कभी भी किस नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि ये सब हम शादी के बाद करेंगे। वो भी कहता था कि शादी करेगा। स्कूल पूरा हो गया, फेयरवेल हो गई, बोर्ड एग्जाम्स का आखिरी दिन आ गया, तो वो मुझसे कहने लगा, चलो ना कहीं बाहर चलते हैं, फिर क्या पता कब मिलना हो। मैं भी यही सोच रही थी, तो मैं चलने को राजी हो गई। जगह का सोचते रहे पर समझ नहीं आया कि कहाँ जाएं, तो उसने एक होटल चलने को कहा, क्योंकि बाहर तो कोई भी हम लोगों को साथ में देख सकता है। मैं मान गई। तुम लोगों को लग रहा होगा कि क्या पागल लड़की है, लड़के के साथ होटल चली गई। हाँ, पागल ही थी मैं उसके प्यार में। मेरे लिए उस वक्त उसके साथ होटल जाने का मतलब उसके साथ सिर्फ अच्छा वक्त गुजारना था। कुछ देर हम बातें करते रहे
और फिर वो मुझे किस करने लगा, मैं भी करने लगी। पर बात जब आगे बढ़ी तो अचानक मेरी आंखों के सामने अब्बू का चेहरा दौड़ आया। मैंने उसे मना कर दिया। वो 1 मिनट के लिए रुका और फिर से करने लगा। इस बार मैंने मना किया तो उसे मेरे मना करने का कोई असर ही नहीं हुआ। अब वो जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसे धक्का दिया, उसने मुझे फिर पकड़ लिया। इस बार उसकी पकड़ काफी मजबूत थी। मैं उसे प्यार से समझाने लगी। इतने पर वो जब नहीं समझा तो डांटने लगी, पर उसे जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो किससे और आगे बढ़ता चला गया और आगे बढ़ता चला गया, बहुत आगे बढ़ता चला गया। मैं बस खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, करती रही, पर आखिर में मैं थक गई। मैंने हाथ पैर छोड़ दिए और उस पल मुझे समझ आया कि मेरा रेप हो रहा है। वो रेप कर रहा था और मैं सोच रही थी, क्या ये सचमुच रेप है? क्या मुझे बचाओ बचाओ चिल्लाना चाहिए? कौन आएगा यहाँ मुझे बचाने? मैं इस होटल में अपनी मर्जी से आई थी और किससे बचाने को चिल्लाऊं? इस लड़के से जिससे मुझे बेपनाह प्यार है। क्या ये मेरे प्यार करने की सजा है? मेरे अब्बू मुझे इस हाल में देखेंगे तो क्या होगा? और मेरा अल्लाह, वो तो मुझे देख रहा होगा ना? देख रहा होगा तो वो क्या सोच रहा होगा? खैर, खेल खत्म हो गया। मैं बेड पर पड़ी रही। वो बोला, चलो उठो जल्दी, देर हो रही है। मैं उठी, कपड़े संभाले और किसी रोबोट की तरह चल दी। मारिया, आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, सना बोली। रीना बिल्कुल चुप बैठी हैरानी से मारिया को देख रही थी। मारिया आगे बोली, बुरा? हाँ, घर जाते वक्त मुझे भी यही लगा था कि ये सबसे बुरा है, पर जैसे तुम लोगों को नहीं पता वैसे ही मुझे भी नहीं पता था कि बुरा अभी होना बाकी था। मैं रोते रोते घर पहुंची। घर में दाखिल होते ही अब्बू ने मेरे थप्पड़ मारा और बोले, कहाँ थी तू? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। अब्बू दोबारा मेरे कंधे को झंझोड़ते हुए बोले, कहाँ अपने बाप की इज्जत को नीलाम करके आ रही है? दरअसल हमारे किसी मोहल्ले वाले ने मुझे होटल में फैजान के साथ जाते हुए देख लिया था और अब्बू तक खबर पहुंचाकर उसी वक्त निकला था। उस दिन अब्बू ने मुझे बहुत मारा। मारते मारते मेरी पीठ पर एक डंडा तोड़ दिया। वो डंडे की चोट मुझे मालूम भी नहीं पड़ी, और पड़ती भी कैसे? जिस लड़की की इज्जत उसके प्यार ने लूट ली हो, उसके ये डंडे की चोटें क्या लगती? मैं उस शाम से लेकर अगली सुबह तक एक ही जगह पर पड़ी रही। किसी ने मेरी कोई खबर नहीं ली। अगले दिन अब्बू बाहर से वापस आए और अचानक मुझे मारने लगे। अम्मी ने बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरे होटल जाने की बात मोहल्ले में फैल चुकी है और लोग उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मेरे अब्बू को बहुत लोग जानते थे, उनकी बहुत इज्जत थी क्योंकि वो मस्जिद के मुतवली भी थे। रीना ने पूछा, मुतवली क्या? मस्जिद के केयरटेकर। ओके। हाँ, तो दिन ऐसे ही गुजरने लगे। कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। अब्बू को जब कोई भी कुछ सवाल करता तो वो आकर मुझे मारने लगते। अम्मी से उम्मीद थी कि शायद वो मुझसे पूछ लें कि बेटा क्या हुआ था, क्यों गई थी, कौन था वो लड़का। पर उल्टा उन्होंने तो पापा से कहा कि इसकी शादी करा के इसे यहाँ से भेजो, वरना लोग सवाल करते ही रहेंगे। लेकिन लड़कों के साथ होटल जाने वाली लड़की से कौन शादी करता है? हफ्ता भी नहीं गुजरा और एक दिन अब्बू ने डिसाइड कर लिया कि अब मुरादाबाद में नहीं रहना है, किसी दूसरे शहर जाकर मेरी शादी करा देंगे। पर अड़चनें हर तरफ थी। यहाँ आकर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि शादी के लिए लड़की की पूरी कुंडली निकालते हैं लोग, और मेरी जैसी बच्चलन से कोई शादी नहीं कर सकता। मुझे तो सुनकर ही अजीब सा लग रहा है। पता नहीं तुमने ये सब सहा कैसे होगा यार, सना बड़े प्यार से बोली। मेरे प्यार ने मेरा रेप कर लिया। बाप ने खुद इतनी चोट दी थी कि उस लड़के के दिए हुए जख्म छुप गए। माँ को बस शादी करा के पीछा छुड़ाना था। भाई गिनौनी नजर से देख रहे थे, शादी कोई करना नहीं चाहता था। मैंने अल्लाह से बहुत तौबा की कि मैं जिना के करीब गई। जिना के करीब जाना भी गुनाह है ना, इसलिए मैंने रेप का शिकवा भी नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा जब अल्लाह ने साफ मना किया है हराम रिश्तों और जिना से, तो मैं उसके पास गई ही क्यों? ये सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए थी। मैं तौबा करती रही पर मेरे हालात नहीं बदले। एक दिन ये सब सोचकर मैं थक गई। उस दिन जैसे मैं भूल गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं सीधे अब्बू के पास गई और उनसे बोला कि मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है, कम से कम मुझे आगे पढ़ने दें, ग्रेजुएशन कर लेने दें।